वेलकम ऑल ऑफ यू। इस बेहतरीन सीरीज में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इतिहास की ऐसी सीरीज आपने नहीं देखी होगी। मैं गारंटी देता हूं कि इस एक वीडियो में इतिहास के हर एक पहलू आपको याद हो जाएंगे, वो भी बहुत सरलता से। एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, सभी प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस लगभग समान होता है। और इस वीडियो के बाद में आपको यह अनुमान होगा कि भैया बिल्कुल तगड़ी तैयारी होगी। देखिए, हम आपको एक नोट्स भी दिखा रहे हैं। अगर ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार के बेहतरीन नोट्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर फिलहाल उसको ध्यान ना देते हुए अभी हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज की क्लास की। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य भी बताऊंगा और वही चीज़ें बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में एक क्वेश्चन भी बाहर से आ गया ना तो चैलेंज करता हूँ, नहीं आएगा एक क्वेश्चन भी बाहर से। चलिए, भारतीय इतिहास। हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास आज से तो हमारा देश है नहीं। हमारा देश वैदिक काल है, वैद्य से भी पूरा है, हिंदू सभ्यता मिल चुकी है और भी बहुत सारी सभ्यताएं की हमारे यहाँ खोज चल रही हैं। ये बहुत प्राचीन काल है, पर हम सभी को मालूम है कि सिर्फ इतने में ही हम नहीं रुक सकते। इसके पहले भी कभी हम आदि मानव हुआ करते थे। और उस आदि मानव काल में हम कैसे जीवन जीते थे? उस आदि मानव काल में हम पूरी तरह से पाषाण युग थे। पाषाण युग मतलब कि हमें पत्थरों का उपयोग करना नहीं आता था। हम जैसे किसी खाना खाना है या जानवर का शिकार करना है तो जानवर को पत्थर से मार करके खाते थे। तो इस आधार पे हमारे विकास के आधार पर सामान्यतः जो हमारे कालखंड है उन्हें 3 कालखंडों में विभक्त किया गया। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो भारतीय प्राचीन काल को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक पूर्ण ऐतिहासिक काल। अब कौन कौन से कालखंड के अंदर में कौन कौन से जिक्र आते हैं आप लोगों को पूरा डिटेल से मालूम चलेगा। देखो, 3 कालखंड में किस आधार पे? हम मानव के विकास के आधार पे इसे 3 कालखंड में विभक्त किया गया, क्योंकि एक कालखंड में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत डिफरेंस है। कभी हम सिर्फ पत्थर का उपयोग करते थे, फिर धीरे से हमने पत्थरों का सुनियोजित तरीके से उपयोग करना सीखा, फिर हमने आग जलाना और भी लोहे, लंगड़, धातुओं का उपयोग करना सीखा और धीरे धीरे करके फिर हम और इसमें परिपक्व होते गए। फिर इनका उपयोग करना बुरी तरह से आ गया हमको। तो ये कैसे विकास हुआ? मानव के विकास के आधार पर हमने विभक्त कर दिया। अब देखिए, ये याद रखना, 3 कालखंड में विभक्त किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सामान्यतः कितने कौन कौन से काल आते हैं? देखिए, सामान्यतः प्रागैतिहासिक काल के आधार पर पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। पाषाण संस्कृति, क्योंकि सबसे पहले तो हम पत्थर ही जानते थे ना जी, पत्थर के छोड़ हमको उपयोग करना आता ही क्या था। तो सबसे पहले जो हमारी पाषाण सभ्यता है या पाषाण संस्कृति है को रखा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में सैंधव सभ्यता को, या फिर उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ गया? कोई बताएंगे क्या? क्योंकि जो दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने हड़प्पा शहर की खोज करी और हड़प्पा शहर की खोज होने के बाद ही हमें मालूम चला कि अच्छा, ऐसी कोई सिविलाइजेशन, ऐसी कोई संस्कृति थी। तो क्योंकि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा शहर को सबसे पहले खोजा, वहीं से फिर इसके और तथ्य उजागर होने शुरू हुए, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। अगर मैं बात करूं कुछ और तथ्यों की, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2-3 तथ्य लगे हाथ बता ही देता हूं। देखिए, जो पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, पाषाण युग की, हड़प्पा सभ्यता की, इनको हम जानते कैसे हैं कि उस युग की हैं? तो एक C14 कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि यह है क्या। उसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि कितने वर्ष पुरानी है ये पत्थर मिले, ये जो अवशेष मिले हैं ये कितने वर्ष पुराने हैं, कब के होंगे। इसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि अच्छा, ये जो चीज़ मिला है ये इतने वर्ष पुराना है, और अगर इतने वर्ष पुराना है यानी कि इस समय भी हमारी कोई सभ्यता थी इस दुनिया में। अब मैं बात करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, मैंने बता दिया। अच्छा, 2-3 प्रश्न इसी में सीमित है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा शहर की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी जी ने करी थी। अच्छा, कब करी थी ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 1921 में इन्होंने ये खोज सबसे पहले करी थी। एक और चीज़ ये आपको बता दूं कि इस वक्त हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से? तो गेहूं इस वक्त का प्रमुख खाद्य पदार्थ हुआ करता था, और जौ भी। ये गेहूं और जौ इस वक्त का प्रमुख खाद्य पदार्थ हुआ करता था। ये 2 खाद्य पदार्थ इनके प्रमुख थे। 1-2 बिंदु आप लोगों के कभी कभी प्रश्न में और पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या खास बात है। तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए, पूजा आराधना में ये लोग सर्वाधिक शिव भगवान की पूजा, महादेव की पूजा, क्योंकि उस वक्त संस्कृति उतनी विकसित कहाँ हुई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा, है ना,
पशुपतिनाथ की पूजा और लिंग योनि की पूजा और इस प्रकार से जानवरों की पूजा का भी प्रावधान इनके में प्राप्त हुआ है। महिला की भी पूजा होती थी, ऐसा हमको मालूम चला कि मातृशक्ति या मातृदेवी की भी पूजा इनके समय में हड़प्पा सिविलाइजेशन में करी जाती थी। जौ और गेहूं इनके प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ में थे। इसके साथ ही साथ में हड़प्पा सभ्यता की कुछ और खासियत थी। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती, जी हाँ, जो कपास भारत के आय का बहुत महत्वपूर्ण साधन हुआ करती थी अंग्रेजों के आने के पूर्व, वो कपास की खेती भी भारत में अगर किसी ने शुरू करी तो वो पूरे दुनिया में कपास की खेती की देन ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की ही देन है। तो बहुत सारे तथ्य मैंने इतने ही लाइन में सिखा दिया आप लोगों को। अब यही याद रखना, यही एसएससी, यही रेलवे, यही आपके स्टेट पीएससी, यही आपको यूपीएससी पूछेगा कि भैया इतिहास को, हिस्ट्री को कितने कालखंड में डिवाइड किया गया। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्ण ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया है, 3 विभक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण युग जो है वो मुख्य रूप से उसी में रखा जाता है ना। जब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल तो इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वही सभ्यता आती है। ऋग्वैदिक सभ्यता को भी इसी के अधीन रखा जाता है क्योंकि लगभग समकालीन है, थोड़ा बहुत का अंतर है। ऋग्वैदिक और सिंधु सभ्यता लगभग समकालीन है। तो ये दोनों सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आ जाती हैं। आद्य ऐतिहासिक कैसी सभ्यता, सुनो, इनके साक्ष्य मिल रहे हैं, इनमें लिपियां भी मिली हैं। अच्छा, लिपि के ऊपर में अब लिपि प्रश्न आया है तो लिपि देखो, आद्य ऐतिहासिक वो काल है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी, हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक नाम थे। और ऋग्वेद तो हमारे पास में वेद ही पूरा मौजूद है, परंतु इसकी जो लिपियां हैं वो बहुत सी लिपियां ऐसी हैं जो अभी तक कि हम पकड़ नहीं पाए कि लिखा क्या है। लिपि से मैं 2 प्रश्न आप लोगों को और बता देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन में कौन सी लिपि लिखी जाती थी, तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। बुस्टोफेदम एक लिपि है, ये लिखी जाती थी। बुस्टोफेदम कैसी लिपि है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दूँ RAM, राम, तो मैंने कैसे लिखा राम, इधर से इधर की ओर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट एक बार लिखा। और अगर दूसरी लाइन में मैं लिख दूँ RAM, तो जैसे हम सामान्यतः लिखते हैं वैसे लिखा है, लेफ्ट से राइट। तो ये लिपि बुस्टोफिदम कहलाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उन लोगों ने लिपि लिखी है, ये उस वक्त की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, पर हमको इतना मालूम चला है कि वो जो लिपि लिखते थे एक बार इधर से इधर जाती थी, यानी कि राइट से लेफ्ट, फिर दूसरी लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, इस प्रकार से उनकी बुस्टोफेदम लिपि में वो लिखते थे। वैदिक काल सामान्य लिपि अपनाई गई है, परंतु उसके वैदिक काल के भी बहुत सारे कालखंड हम अभी उजागर नहीं कर पाए, बहुत सारे शब्दों को हम उजागर नहीं कर पाए। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से निम्न भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन से भाग में प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया, सोचिएगा। देखिए, सबसे मेन है कि हम अध्ययन करते कैसे होंगे। भाई, भारत के हम ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं कि सुनिएगा ध्यान से, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। 4 ऑप्शन दिया है, मैं चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने रखूंगा। ये बोल रहा है भारतीय इतिहास जो हम लोग अभी देख रहे हैं, भारतीय इतिहास, तो इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, और आप लोगों को बताना है कि इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से। सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, वीडियो छोड़ना मत बेटा, ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे, फिर दोष देते रह जाओगे सरकार को कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी घर तक थोड़ी ना मिलेगी। पढ़ो ना, और मिलेगी ना। आपको पढ़ाया जा रहा है और रटाया जा रहा है, और क्लास के क्लास आपको सब चीज़ याद होनी, नहीं याद हो गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं याद होगा, गेहूँ और जौ खाते थे, यही तो पूछेगा कि क्या प्रमुख खाद्यान्न थी, दुनिया को क्या दिए, कपास दिए हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज दयाराम साहनी ने करी, 1921 में करी, नहीं याद हो गया आप लोगों को, सब तो याद हो रहा है, धीरे धीरे याद होता है। कितने कालखंड में प्रागैतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल है ना, और प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आता है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण युग है उसे माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसकी लिपि है जरूर पर पढ़ नहीं सकते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है हमारे वैदिक का ऋग्वैदिक काल। बाकी के वेद फिर हम अच्छे से पढ़ लिए हैं, पर उत्तर वैदिक काल को हम लोग ऐसा प्रागैतिहासिक काल में मिला लेते हैं। ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा सिविलाइजेशन में लिपि कैसी थी, तो बुस्टोफेदम लिपि थी। कैसी लिपि होती थी, राइट से लेफ्ट और दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट। इतनी जल्दी पढ़ लिया आप लोग, सब कुछ याद हो गया है। बस इंतजार करिए और शेयर करना मत भूलना। पर अभी अपना पहले भविष्य बना लो, फिर दूसरों को शेयर कर देना और लाइक करना। भैया, आपके देखने से ही हमें हौसला मिलता है, आपका सपोर्ट जरूरी है। अब अगला अपना मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा था कि भारतीय इतिहास के स्रोत, जरा बताओ तो भारतीय इतिहास के। ए, पुरातात्विक स्रोत,
बी साहित्यिक स्रोत, सी लोक संस्कृति, या डी ये सभी। देखो बेटा ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक यानी कि पूरा अवशेष, दूसरा है साहित्य, तीसरा है लोक संस्कृति, चौथा है ये सभी। अरे भैया अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक खोज नहीं होती तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी मालूम नहीं चलता। घड़ा मिला, मटका मिला, कुछ अवशेष मिले, पत्थर ईटा मिला, तो हमको मालूम चला कि अच्छा ऐसी कोई सिविलाइजेशन इस दुनिया में थी। तदुपरांत हमको मालूम चला कि अच्छा ठीक है, एक सिविलाइजेशन के बारे में हमको मालूम चल गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अगर हमको साहित्यिक खोज नहीं मिलती तो ऋग्वैदिक वैदिक काल जो है, पुराण के जो काल हैं, के कालखंड, रामायण कालखंड, इसको हम रामायण सबसे पहले पूरा इससे ही तो जानते हैं, ग्रंथों से पढ़ करके। तो साहित्यिक महत्व भी है और साथ ही साथ में लोक संस्कृति की भी महत्व है। कुछ चीज़ें ना साहित्य में मिलती हैं, क्योंकि देखो वेद भी बाद में लिखे गए, पहले तो बोले गए थे। हम सभी को मालूम है कि वेद बहुत प्राचीन है, पहले बोले जाते थे और बोल करके गुरु अपने शिष्यों को डिलीवर कर देता था। तो वैदिक काल बहुत पुराना है। उस वैदिक काल को हमने कैसे पाया, लिख करके पाया। तदुपरांत वो वैदिक काल हम सभी जनमानस में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार से रामायण काल जो है और प्रसिद्ध हुआ, तो हमारे साहित्यिक महत्व भी महत्वपूर्ण है, वो भी पुरातात्विक स्रोत के हिस्सा है, मतलब कि इतिहास के हिस्सा है। अगर हम बात करें पुरातात्विक खोज, वो भी हिस्सा है। अवशेष जो मिलते हैं हमें जमीन से इधर उधर से, वो भी अवशेष के हिस्से हैं। इससे छोड़ में अगर हम बात करें लोक संस्कृति, कुछ चीज़ें ना लिखी हुई हैं न कहीं दबी हुई हैं, वो हमारी संस्कृति में है। हमारी वेशभूषा, हमारे पोशाक, हमारे शब्दावली, हमारी पूजा पाठ की पद्धति कहीं ना कहीं ये इतिहास से ही तो जुड़ती हैं। तो वो जो लोक संस्कृति है, हमारी संस्कृति, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों के तीनों स्रोत यानी कि ऑप्शन डी जो मैंने बोला था, ये सभी ये आएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना आज से। अगला अपन आगे देखते हैं। देखिए इसी जो टॉपिक पे लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया और कौन कौन से भाग। पहला बात लिख रहा है पुरातात्विक और प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, संगम काल, प्राचीन भारत, धर्म और दर्शन, मौर्य साम्राज्य आएगा, फिर मौर्योत्तर काल आएगा, अभी बताऊंगा सभी काल को, गुप्त काल आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा, राजपूत काल आएगा, और इसके बाद में हमारा राजपूत काल में ही तुर्क आक्रमण और अरब का आक्रमण होगा। देखो अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण जब दिमाग में आता है तो मैं आप लोगों को यहाँ से दो बिंदु और पढ़ा देता हूँ। हालांकि ये इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात चल रही है, पर अरब आया है तो मैं बता देता हूँ। जब प्रश्न पूछे एसएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कि भैया सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, प्रश्न ये आए सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, क्या नाम लिखोगे बताइए जरा। अरब से आया था ये, बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरब कंट्री से आया था, परंतु ये सिर्फ लूटने आया था। याद रखना, ये सिर्फ लूटने आया था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी में इसका नाम आता है, अरब से आया था। इसके बाद में अधिकांश जो आक्रमणकारी आए वो तुर्की से आए हैं, तुर्क आक्रमणकारी रहे हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हमारा पहला आक्रमणकारी अरब से आया था, मोहम्मद बिन कासिम नाम था इसका, और इसने दो जगह पे अटैक किए थे। इसका अब थोड़ा सा इतिहास सुन ही लो। इसने जब देखो, अब भाई देश हमारा है, देश को देखिए ऐसा दिखता है हमारा भारत, ये जम्मू कश्मीर हुआ। अब आज का भारत तो ऐसा दिखता है कुछ ऐसा, और इस प्रकार से हम मान सकते हैं ना, परंतु उस वक्त का भारत ऐसा नहीं था भैया। उस वक्त के भारत में ये पाकिस्तान भी शामिल था। अब याद रखना, अगर कोई आक्रमणकारी अरब से यानी कि इस तरफ से आ रहा है मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वह सबसे पहले कहाँ टकराएगा, भारत के बाउंड्री में ही तो सबसे पहली लड़ाई होगी। तो भारत के बाउंड्री में ये पड़ता था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधी जो समाज है ना हमारे देश में, वो सिंध प्रदेश चाहिए, तो ये सिंध पड़ता था हमारे यहाँ। सबसे पहले इनका टकराव सिंध में हुआ। तो जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आया मोहम्मद बिन कासिम, वो सिंध जीता। सिंध जीतने के बाद में आता था, लूटता था, चले जाता था, फिर दोबारा आया, उसको चैन नहीं मिला। तो जब दोबारा आया तो उसने एक शहर जीता, उसका नाम था मुल्तान। याद रखना, शहर जीता, उसका नाम था मुल्तान। और ये मुल्तान जब वो आया तो उसको मालूम चला कि इफरात सोने से भरा हुआ है मुल्तान। तो मुल्तान, ये पूछा जाता है कि मुल्तान को किस और नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये तो सोने की नगरी है, तो सिटी ऑफ गोल्ड इसको नाम दे दिया गया। तो मुल्तान का शहर का नाम है सिटी ऑफ गोल्ड, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब देश से आया था, 712 में आया था, मुल्तान और सिंध पे हमला किया था, और 712 ईस्वी में मुल्तान और सिंध को हमला करके विजय प्राप्त करी। तदुपरांत ये चला गया आगे, और भी आक्रमणकारी आएंगे, अब तुर्क आक्रमणकारी आएंगे। मोहम्मद गौरी भी तुर्क से आया था, मोहम्मद गौरी जिसकी लड़ाई
पृथ्वीराज से हुई थी। अच्छा भैया बताइए, तो मोहम्मद गौरी की लड़ाई पृथ्वीराज से किस मैदान पे हुई थी? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे, दोनों के दोनों तराइन के मैदान में हुए थे। जब पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध जब हुआ तराइन के ही मैदान पे द्वितीय युद्ध भी संपन्न हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी और हार के पीछे मुख्य कारण था जयचंद का मोहम्मद गौरी को सपोर्ट दे देना। जयचंद कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना जयचंद पृथ्वीराज चौहान के दामाद थे। अब दामाद सामने वाले का क्यों साथ दिया? याद रखना पृथ्वीराज चौहान या प्रेम करते थे जयचंद की पुत्री से, पर जयचंद को पृथ्वीराज चौहान नहीं पसंद थे, उनके विवाह नहीं कराना चाहते थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने विवाह के मंडप से उनकी पुत्री को उठा करके घोड़े में बैठा करके भगा गए थे, जिसको जयचंद पसंद नहीं किए। और उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने दामाद को अब कुछ सबक सिखाऊंगा, बदला लूंगा, और मोहम्मद गौरी का उन्होंने युद्ध में साथ दिया। परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान तो हार गए दोबारा जब युद्ध हुआ तराइन का तब, परंतु आगे जाकर के इसी मोहम्मद गौरी ने उस जयचंद को भी हरा दिया। घर का बेडी लंका ढाए, दूसरों पे विश्वास किया, खुद भी गया। और फिर याद रखना अभी तक के जो शासक आए, अभी जो मैंने अरब का शासक बताया मोहम्मद बिन कासिम, है ना, अभी बहुत सारे शासक और आएंगे। ये सभी शासक जो हैं ये भारत में सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे। मोहम्मद गौरी वो पहला शासक, ये प्रश्न पूछता है एसएससी, ये प्रश्न पूछता है रेलवे, ये प्रश्न पूछता है यूपीएससी, आपका राज्य पीएससी, कि पहला वो शासक या पहला वो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो भारत को मुस्लिम राज्य बनाने के लिए आया था, या भारत में स्थिर साम्राज्य स्थापित करने आया था। तो स्थिर साम्राज्य करने के इरादे से मोहम्मद गौरी आया था, जिसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। हालांकि बाद में ये मारा गया, परंतु आया तो इसी इरादे से था। आगे देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं इस क्लास को। क्लास ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं रोक दे क्या। पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी को इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, एक भी सीरीज़ मिस नहीं करना। और अगर हाँ आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे इस प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर मुझसे सीधा कोचिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8602215644 पर। 860221 दीजिए 8602215644 पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।